हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अपन कक्षा 12 का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें अपना जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है गाउस नियम के अनुप्रयोग। बोर्ड परीक्षा में इन अनुप्रयोगों में से कोई एक अनुप्रयोग निश्चित रूप से 4 नंबर का पूछा जाता है। तो इन अनुप्रयोगों पे जाने से पहले मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने ये जो 3 टॉपिक यहाँ पे दिखाए गए हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। सबसे पहले है सतत आवेश वितरण, उसके बाद में विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और उसके फॉर्मूला, और तीसरा है गाउस का नियम। तो अगर आप लोगों ने इन तीनों टॉपिकों को अच्छे से क्लियर कर लिया है इसका मतलब आप इस टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार हैं। अन्यथा इन तीनों टॉपिकों के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, प्लीज़ आप पहले इनको तैयार कीजिए। तो अब अपने अनुप्रयोगों में सबसे पहला अनुप्रयोग है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यानी आपके पास एक अनंत लंबाई का तार है जिसे समान रूप से आवेशित किया गया है और आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो किसी एक निश्चित बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप वीडियो के साथ साथ प्लीज़ वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके और इसके जो नोट्स हैं वो भी आप साथ में तैयार करते रहें। तो सबसे पहले अपन इस डेरिवेशन को जब शुरू करेंगे तो अपन यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे कि ये मान लीजिए मेरे पास एक तार है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो तार आपने लिया है इस तार की जो लंबाई है वो अनंत है। तो अनंत स्थिति को दर्शाने के लिए अपन इस वायर के डायग्राम के दोनों तरफ कुछ डॉटेड पॉइंट्स दिखा देंगे और इन डॉटेड पॉइंट्स का मतलब ये होगा कि ये तार की अनंत लंबाई को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस तार को आपने समान रूप से आवेशित कर रखा है और इसके ऊपर कौन सा आवेश डाल रखा है, धनावेश से आवेशित कर रखा है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, तो इसके परिमाण के साथ साथ इसकी दिशा का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो इसमें अपन पहले दिशा का डिस्कशन करेंगे, आफ्टर दैट अपन इसके संख्यात्मक मान के ऊपर चलेंगे। तो सवाल में आपको ये बात कह रहा है कि इस तार के ऊपर एक कोई पॉइंट O है, इस O पॉइंट से लंबवत दूरी आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक पॉइंट लेना है। ये पॉइंट P है और इस P पॉइंट की जो दूरी है वो आपकी R है। तो इस P पॉइंट के ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन दिशा ज्ञात करते हैं। तो अभी इतनी चीज़ें अपने को दे रखी हैं, तो इन डेरिवेशन को लिखने के लिए अपना जो तरीका रहेगा वो सबसे पहले अपन ने कक्षा 10 में प्रमेय लिखने का तरीका पढ़ा होगा मैथ्स में। तो उसी तरीके से अपन सबसे पहले दिया गया पोर्शन लिखेंगे। तो अभी आपको क्या क्या दे रखा है उसको स्टेटमेंट लिखते हैं। तो अपन ने लिखा है कि एक अनंत रेखीय आवेशित तार है जिसका आवेश घनत्व लेमडा है। सतत आवेश वितरण में आपने पढ़ा है कि जब कोई लंबा तार होता है उसके ऊपर जो दिया गया आवेश है वो उसकी लंबाई पे वितरित होता है, जिसे अपन रेखीय आवेश घनत्व और लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। जिससे लंबवत दूरी R के ऊपर बिंदु P है, उस P के ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपको दिया गया पोर्शन है और ये आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। इसके बाद में प्रमेय में तीसरा पॉइंट आता है रचना का, यानी आप अपनी तरफ से कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि बिंदु O से कुछ दूरी L के ऊपर और उतनी दूरी L के ऊपर नीचे, ऊपर तथा नीचे दो लंबाई के अल्पांश, दो लंबाई के टुकड़े लेते हैं और इन दोनों टुकड़ों की जो लंबाई है वो अपन कितनी कह देंगे, dl कह देंगे। तो यहाँ से इस पॉइंट को आप कह देंगे पॉइंट नंबर A1 और इस पॉइंट को नंबर कह देंगे आप पॉइंट नंबर A2। तो इस A1 पॉइंट के ऊपर आवेश तो है और उस आवेश के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी कहाँ है, P पर है, धनावेश है। आप जानते हैं कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो लंबवत बाहर की तरफ होती है, यानी इस पॉइंट P को आपको मिलाना है। यह आपके पास एक बिंदु आवेश का काम करेगा। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तो चारों तरफ निकलता है। तो ये आपके पास जो पेन है, इस पेन का यहाँ पे अगर आप कोई छोटा सा सेगमेंट लेंगे तो उस छोटे से सेगमेंट के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र निकलेगा, चारों दिशाओं में उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकलेगा। तो अपने को एक पर्टिकुलर पॉइंट P ले लेना है। तो P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो धनावेश के कारण किस तरफ होगी, लंबवत बाहर की तरफ। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं। तो ये आपके पास विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी और इसको अपन ने कह दिया DE1 का वेक्टर। इसी प्रकार से जो A2 के ऊपर आवेश है, अल्प आवेश है, या फिर आप इसे बिंदु आवेश कह सकते हैं, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी भी दिशा बाहर की तरफ हो जाएगी और इसको अपन कह देंगे DE2
टू वेक्टर, क्या कह देंगे, DE2 वेक्टर। आप देख रहे हैं कि ये भुजा L दोनों की तरफ बराबर है, ये भुजा R दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। तो ये जो दूरियां हैं A1 से लेके P की और A2 से लेके P की, ये दोनों दूरियां भी बराबर हैं, दोनों आवेशों की वैल्यू भी बराबर है, क्योंकि दोनों की लंबाई आपने समान ली है और आवेश घनत्व आपने समान लिया है। इसको आप सतत आवेश वितरण के अंदर समझ लें। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो भी बराबर आएगी, क्योंकि आवेश का मान समान है और दोनों पॉइंटों के बीच की जो दूरियां हैं वो भी इक्वल है। तो कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि चूंकि यहां पर जो DE1 है उसका वेक्टर और जो DE2 है उसका वेक्टर बराबर है, परंतु दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन को हटाने के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपने को इन दोनों का क्या ले लेना चाहिए, मोड ले लेना चाहिए, जिससे इसका परिमाण आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है, दिशाएं तो अलग अलग है। तो अब आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी सदिश राशि को घटकों में वियोजित करने का तरीका होता है कि उस सदिश राशि के दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला कोई एक कोऑर्डिनेट या एक निर्देश तंत्र बना देना चाहिए। तो इस DE2 के दोनों तरफ ये 90 डिग्री में है और ये DE1 के दोनों तरफ ये 90 डिग्री में है। यहाँ वाला ये एंगल जो है वो थीटा है, तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, और शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये दोनों कोणों का मान भी क्या होगा, थीटा होगा। तो जब ये दोनों कोण आपको थीटा दे रखे हैं, तो ये जो वैल्यू है जिसके साथ थीटा आपको पता होता है वो आपका कोस का घटक होता है। तो इसको आप लिख देंगे DE2 कॉस थीटा और इसको आप लिख देंगे DE2 साइन थीटा। इसी प्रकार से इसको भी लिख देंगे आप DE1 साइन थीटा और ये हो जाएगा आपके पास DE1 साइन थीटा। तो अब दोनों में थीटा का मान बराबर है, DE1 और DE2 का परिमाण बराबर है, तो ये जो दोनों घटक हैं वो परिमाण में बराबर और दिशा में अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और इन दोनों की जो क्षैतिज घटक हैं वो एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन इन दोनों को जोड़ देंगे। तो अभी आपने जितनी बातें समझी हैं उन बातों को अपने को यहाँ पे लिखना है। तो विद्युत क्षेत्र सदिश ज्ञात करने के लिए बिंदु आवेश O, जो इसका सेंटर पॉइंट O है, वहां से समान दूरी पर, आपको ये दूरी L है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, समान दूरी पर लंबाई अल्पांश A1 व A2 लेते हैं, जिनकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो परिमाणों में बराबर और दिशा में विपरीत होगा। इन विद्युत क्षेत्रों को यहाँ पे अपन लिखेंगे, इन विद्युत क्षेत्रों को घटकों में वियोजित करते हैं, घटकों में वियोजित करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, एक आपका क्षैतिज घटक हो जाएगा और एक आपका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। तो आप स्क्रीन को पॉज करके नोट्स को उतार लें, पहले आप पूरे वीडियो को अच्छे से समझें, उसके बाद में दोबारा जब आप वीडियो को देखें दैट टाइम आप प्लीज़ स्क्रीन को पॉज करते हुए अपने नोट्स तैयार करें। घटकों में वियोजित करते हैं, तो जैसे ही आप इनको घटकों में वियोजित करने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक पूरी वैल्यू लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, और लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, समान परिमाण एवं दिशा में विपरीत होने के कारण नष्ट हो जाते हैं, होने के कारण निरस्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, जो आपको उचित लगे, नष्ट हो जाते हैं। और परंतु जो क्षैतिज घटक हैं, क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ पर लिखनी आवश्यक है, जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये नोट हैं, आपको समझ में आएगा और समझ में आने के बाद में आप अपनी भाषा में इनको लिख सकते हैं। इसलिए अब आप सीधा रिजल्ट पे चले, इन्वर्टेड कोमा पे लगा के चलें। इसलिए आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा
देखें, आप यहाँ पे हर जगह छोटे 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 अल्पांश लेंगे और सबके कारण जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो नष्ट होते जाएंगे, क्षैतिज घटक है वो सभी के कारण जुड़ते जाएंगे। तो परिणाम स्वरूप आप क्या कह सकते हैं कि ये जो तार है, इस तार के चारों तरफ लंबवत दिशा में, जिसे आप त्रिज्यीय दिशा भी कह सकते हैं, यानी इस तार के चारों तरफ जब आप एक कोई वृत्त बनाएंगे तो उस केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली जो त्रिज्यीय बाहर की तरफ दिशाएं हैं, यहाँ पे अपन बाहर की तरफ इसलिए कह रहे हैं कि आपने इसको पॉजिटिव आवेश से आवेशित किया, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ हो जाती। पर अपन ये कहेंगे कि आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत त्रिज्यीय होती है। अब आप यहां पे बाहर या अंदर की तरफ नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो जैसा आवेश से आपने आवेशित किया उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो दिशा का कंसेप्ट अपना ये कंप्लीट हो गया। क्या किया आपने, एक बार अपन फटाफट रिवाइज करते हैं। आपने एक अनंत लंबाई का आवेशित तार लिया, उसके बिंदु O से R दूरी पर, लंबवत दूरी R के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए आपने बिंदु O से बराबर लंबाई पर ऊपर तथा नीचे दो लंबाई अल्पांश A1 और A2 लिए, जिनके कारण जो विद्युत क्षेत्र हैं वो DE1 और DE2 वेक्टर प्राप्त होते हैं, जो कि परिमाण में बराबर और दिशा में अलग अलग हैं। दिशाएं लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। इन दोनों को जब आप घटकों में तोड़ेंगे तो ये जो थीटा वाला घटक कॉस का घटक है और ऊर्ध्वाधर घटक साइन है, साइन का घटक जो है वो परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाता है और क्षैतिज घटक है वो जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तार की लंबाई के लंबवत त्रिज्यीय दिशा में होती है। अब अपने को ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका परिमाण और निकालना है, संख्यात्मक वैल्यू और निकालनी है। और आप किसके नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हो, गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हो। तो गाउस का नियम जो है वो आपने अच्छे से पढ़ा, और आपने उस समय एक बात कही थी कि गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है, यानी जो 3D की आकृतियां होती हैं उनके लिए लागू होता है, जैसे गोला है, बेलन है, शंकु है, घन घनाभ, इनके लिए होता है। तो यहाँ पे आपके पास एक आवेशित तार तो है, और इस आवेशित तार की जो लंबाई है वो इन्फिनिटी है, अनंत है, ऊपर की तरफ भी अनंत है और नीचे की तरफ भी इसकी दूरी अनंत है, और इसको आपने आवेशित भी कर रखा है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी गाउस के नियम से कैसे निकाल पाएंगे, गाउस का नियम तो बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। तो आपने ये लिया है कि इससे लंबवत दूरी R के ऊपर आपको यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, इस P पॉइंट के ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बंद पृष्ठ लेना चाहिए। आप यहाँ पे सोच के बताएं कि जितने भी बंद पृष्ठ आपने देखे हैं उनमें से कौन सा बंद पृष्ठ यहाँ पे उपयुक्त रहेगा। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो तार है इस तार को x मान करके, यानी इस तार को अपन x मान करके एक इस प्रकार का बंद पृष्ठ मान लेते हैं, और उस बंद पृष्ठ की सरफेस के ऊपर ये बिंदु P आ जाए। तो वो बंद पृष्ठ गोलाकार तो हो नहीं सकता, क्योंकि गोलाकार अगर होगा तो वो सममितता की स्थिति यहाँ पे नहीं रहेगी। तो यहाँ पे अपन किस प्रकार का बंद पृष्ठ मान लेते हैं, बेलनाकार बंद पृष्ठ ले लेते हैं। तो बेलनाकार बंद पृष्ठ जब आप लेंगे तो बेलनाकार बंद पृष्ठ का जो सरफेस है, वक्र पृष्ठ है, उसके ऊपर बिंदु P आपका आ गया। अब बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, गाउस का नियम तो सिर्फ फ्लक्स निकालने के काम ही तो आता है कि उसके अंदर आवेश है और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां से टोटल फ्लक्स आप कैसे निकाल पाएंगे, इस बेलनाकार पृष्ठ के कितने क्षेत्रफल हैं, 3 भाग हैं इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के। तो यहां पे ये जो भाग है इसको कह देता हूं मैं S1, ये जो ऊपर वाला भाग है इसको कह देता हूं मैं S2, और ये जो नीचे वाला भाग है इसको मैं यहां लिख देता हूं S3 पृष्ठ है। यहां पे मैं एक छोटा सा अल्पांश ले लेता हूं ds वेक्टर। तो इस ds वेक्टर की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, क्योंकि आप क्षेत्रफल के अंदर पढ़ रखे हैं। इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक था कि क्षेत्रफल सदिश राशि है, चलो उसका लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी आप तैयार कर लें। क्षेत्रफल की दिशा भी लंबवत होती है, तो इसकी दिशा बाहर की तरफ होगी, और ई वेक्टर की डायरेक्शन अभी आपने पढ़ी है कि लंबवत बाहर की तरफ होगी। तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना होगा, इन दोनों के बीच में तो सर थीटा का मान 0 डिग्री होगा। इस ऊपर वाले पृष्ठ के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे आप एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे ds, तो उसकी दिशा किस तरफ होगी, ये जो बेलन का ढक्कन है ऊपर का, तो इसके तो पृष्ठ की दिशा लंबवत बाहर की तरफ यानी ऊपर की तरफ ही होगी। और यहां पर इस वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो तार की लंबाई के लंबवत है। तो इन दोनों केसेस के अंदर यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास,
90 डिग्री हो जाएगी। सिमिलरली ये जो नीचे वाला S3 पृष्ठ है, इसके ऊपर भी आपने ds क्षेत्रफल ले लिया, अल्पांश क्षेत्रफल ds वेक्टर ले लिया। इसकी दिशा तल के लंबवत नीचे की ओर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत बाहर की तरफ है, तो यहां पर भी थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो किसी भी डेरिवेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसका डायग्राम होता है। तो अगर आप चित्र को इतने अच्छे तरीके से बना लेंगे और सारी कंसेप्चुअल बातें जो हैं वो इस डायग्राम के अंदर डाल देंगे, तो आपको इस तरफ कहानी है वो थोड़ी कम लिखनी पड़ेगी। तो यहां से अब अपन ने क्या क्या किया वो बातें यहां पे अपन लिखते हैं। तो जितनी कहानी अपने समझी है उसको लिखते हैं कि रेखीय आवेशित तार है, उसको x मानते हुए L लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। प्रेक्षण बिंदु P है वो इस गाउसीय पृष्ठ के वक्र पृष्ठ के ऊपर स्थित है। यानी ये बात आपसे कहती है कि इस बेलनाकार पृष्ठ की त्रिज्या कितनी हो गई, r हो गई। ये त्रिज्या r होगी तभी तो ये इसके वक्र पृष्ठ पे आएगा। तो इसको इस तरीके से लिखा गया है। इस बेलनाकार पृष्ठ को अपन 3 भागों में S1, S2 और S3 में बांट देते हैं। तो अपने को गाउस का नियम लगाना है और गाउस का नियम जो होता है वो तो विद्युत फ्लक्स के लिए लागू होता है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरफ अपन विद्युत फ्लक्स लेके चलते हैं, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लेके चलते हैं, और एक तरफ गाउस का नियम। जितने भी अनुप्रयोग हैं सब में यही मेथड लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, और यहां पे मैं लिखता हूं गाउस नियम से। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आपको लेकर के चलनी है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और इस तरफ आपके पास फाई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो अब आप ये टोटल फ्लक्स निकालना है। ये टोटल फ्लक्स कितने भागों से निकलेगा, 3 पृष्ठों से निकलेगा। तो इसको आप 3 पृष्ठों के अंदर तोड़ दें। तो जब आप 3 पृष्ठों में तोड़ेंगे तो इसको आप लिखेंगे ई ds डॉट हटाते ही cos थीटा, नीचे लिख दिया आपने S1 प्लस ई ds cos थीटा, डॉट हट गया तो cos थीटा लग गया, यहां पे लिख दिया S2 प्लस इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा और S3। ये भी वैल्यू फ्लक्स के बराबर चल रही है और ये भी वैल्यू फ्लक्स के बराबर चल रही है। तो इधर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो अब आप यहां पे लिखेंगे कि S1 पोर्शन आपने कौन सा लिया था। इस डायग्राम में आप समझे, आपने डायग्राम में S1 है वो वक्र पृष्ठ वाला लिया था जहां पे थीटा 0 है। तो यहां पे आपको S1 के साथ में आपको थीटा 0 रखना है और बाकी दो में थीटा कितना आया था, 90 आया था। तो फर्स्ट में लिख दिया आपने थीटा 0 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया आपने थीटा 90 डिग्री और यहाँ पे लिख दिया आपने थीटा 90 डिग्री। अब आप इसको सोल्व कर लें तो आप जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये दोनों फंक्शन तो 0 हो जाएंगे और आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ई ds और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं +0 दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप मुझे बताएं कि सिग्मा q क्या है। सिग्मा q है इस बेलनाकार पृष्ठ के अंदर का आवेश। ये जो बेलनाकार पृष्ठ आपने लिया है तो इसके अंदर कितना आवेश है ये बात आप मुझे बता दें। तो बेलनाकार पृष्ठ की लंबाई कितनी ली थी आपने, L लंबाई ली थी, और एकांक लंबाई के ऊपर आवेश कितना है ये बात आपने सबसे पहले लिखी थी नोट्स के अंदर। आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, एकांक लंबाई के ऊपर आवेश। तो एकांक लंबाई के ऊपर आवेश जब लैम्डा है तो 2 मीटर पे करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, 5 के लिए 5 से गुणा करेंगे, तो यहां पे कितनी लंबाई ली आपने, L से, तो कितना आवेश हो जाएगा, L लैम्डा। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, सब में इसी तरीके के डेरिवेशन लगेंगे। सिग्मा क्यू की वैल्यू ही आपको समझ में आनी जरूरी है। तो यहां पे आपने सिग्मा क्यू की जो वैल्यू है वो आपको समझनी है। तो मैं यहां पे नोट डाल करके लिख देता हूं, चूंकि सिग्मा क्यू है दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा L। ये बात आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। एकांक लंबाई पे आवेश कितना, लैम्डा, L लंबाई पे कितना हो जाएगा, L से गुणा कर देंगे। ये वही बात होगी जैसे एक कॉपी का मूल्य 5 रुपए है तो 2 का निकालने के लिए, 5 का निकालने के लिए उसकी संख्या से
मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अपन सिग्मा क्यू की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करेंगे। सभी क्वेश्चनों में यही मेथड रहेगा। तो लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। जब आप सॉल्व करेंगे तो ई क्या, ई तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो आ जाएगा आपके पास बाहर। तो ई आ गया बाहर। ब्रैकेट में क्या बचा, इंटीग्रेशन ds, दिस इज इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसका क्षेत्रफल है? ये ds क्या है, कौन से भाग का क्षेत्रफल है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ds क्या है? अब आप कहेंगे कि सर ds का समाकलन तो ऐश होता है। हाँ, डेफिनेटली ऐश होता है, लेकिन ये ds कौन से पृष्ठ के लिए लागू किया गया है? आपने इसके नीचे S1 लिख करके चल रहे हो। S1 का मतलब है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चल रहा है ये। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है सर पाई 2 पाई आर एच। कितना होता है? 2 पाई आर एच। तो यहां से मैं अगली लाइन इस तरीके से ले लेता हूं। तो ई आ गया मेरे पास बाहर और इसकी इंटीग्रेशन आ गई मेरे पास वैल्यू 2 पाई आर एच। एच का मतलब बेलन की ऊंचाई, जो कि कितनी है? एल है। ये लिख लिया। दिस इज इक्वल्स टू आपके पास चल रहा है लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आप फाइनली यहां पे लिख पाएंगे, आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का परिमाण निकालना था। तो ई का परिमाण निकालने के लिए आपके पास ऊपर रह गया लेमडा और नीचे वैल्यू आ गई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। क्लियर है? एक चीज मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज यहां पे कर रही है, क्या कि ये जो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो ये क्या बन जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो के की वैल्यू होती है। क्लियर है? तो यहां से आप क्या लिख पाएंगे कि ई दिस इज इक्वल्स टू, आपने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आपके पास आ गया लेमडा और नीचे क्या रह गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या कहते हो? के कहते हो। तो मैं इसको ऊपर क्या लिख दूंगा? के कह दूंगा। तो नीचे वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो उसके साथ ही चला गया, ये हो गया आर। तो आपके पास ई की वैल्यू आ जाती है ये। ध्यान दें, इसके ऊपर आपको वेक्टर नहीं लिखना है। अगर आप वेक्टर लिखेंगे तो आपको इसके साथ दिशा भी लिखनी होगी। तो दिशा आप पहले भी कह चुके हैं, त्रिज्य बाहर की तरफ। तो इतना कंसेप्ट आपका है। इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, अभी लिखते हैं।